Hello friends, I have started a series for UGC NET exam for the political science subject. This series is very beneficial for those students who can't afford paid courses because in this series I will complete the whole syllabus of political science unit by unit wise and topic by topic wise. So please like, share and subscribe my channel so that you can get further videos on time. So we were discussing unit number 10, governance and public policy in India, and within that we were doing chapter number 5, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट इन इंडिया. सो इससे पहले वाला जो लेक्चर है उसमें वो पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 है उस चैप्टर 5 का. इससे में हम लोगों ने कैसे प्लानिंग एंड डेवलपमेंट इंडिया में होती है वो सारी चीज़ें हमने देखी हैं. आज हम लोग देखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और उसके रिगार्डिंग जो भी गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं उसको हम देखेंगे. ठीक है. सो देर आर टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स गोल. कितने टोटल हैं? 17 है. यस, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या होता है? ये 1987 में ब्रेटलैंड रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन क्या दी गई थी? डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ present generation without compromising the ability of future generation to meet their own needs. मतलब कि प्रेजेंट जनरेशन जो है, जो करंट जनरेशन है, वो अपनी सारी ज़रूरतों को अगर पूरा कर ले रही है बिना किसी कॉम्प्रोमाइज़ के, कि फ्यूचर जनरेशन की जो नीड्स है उसको कॉम्प्रोमाइज़ ना करते हुए, मींस कि हम अभी अपनी ज़रूरतों को इस तरह पूरा करें कि हम आगे वाले जो जनरेशन्स हैं उनके लिए भी चीज़ें बची हों और उनको वो भी अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें. तो उनकी नीड्स को हम ना मारते हुए, उनके अधिकारों को ना मारते हुए हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करें. सो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है कि मतलब हम ऐसा ना हो कि प्रेजेंट में इस तरह से अपनी जो नीड्स हैं उसको नीड्स को ग्रीड्स में कन्वर्ट कर दें और इतना लालची होकर इतनी सारी चीज़ों का रिसोर्सेज को वेस्ट करें ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ बचे ही ना. तो ये गलत है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसको गलत, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग दिस इज़ टोटली रॉन्ग. ठीक है. सो व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? Development that meets the needs of the present generation without compromising the ability for future generations to meet their own need. 2015 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने ये 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अडॉप्ट किया और वो 2015 से 2030 तक के लिए थे. अब इसमें 3 चीज़ों पे थे. वो जो 17 गोल्स थे वो किन किन चीज़ों पे, किन किन एस्पेक्ट्स पे थे? तो एक तो इन्वायरमेंट एस्पेक्ट पे थे, फिर इकोनॉमी और सोसाइटी. सो अब हम लोग देखते हैं क्या वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स थे. तो जो देखिए सबसे पहला गोल था, सबसे पहला गोल क्या है? नो पॉवर्टी. फर्स्ट गोल इज़ पॉवर्टी. पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए, तो ये सोसाइटी से रिलेटेड गोल हुआ, नो पॉवर्टी, फर्स्ट गोल. सेकेंड गोल ज़ीरो हंगर. ज़ीरो हंगर मीन्स कि अगर लोगों के पास पॉवर्टी नहीं होगी, गरीबी नहीं होगी, तो वो लोग खाना भी, मतलब खाना भी हमें ऐसा करना है कि कोई भूखा ना रह सोए. ठीक है. सो पहला गोल है नो पॉवर्टी, दूसरा गोल है जीरो हंगर, तीसरा गोल है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, हेल्थ से रिलेटेड, फोर्थ क्वालिटी एजुकेशन, फिफ्थ जेंडर इक्वालिटी, सिक्स्थ क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन. वाटर और सैनिटेशन जो है इसकी फैसिलिटी भी होनी चाहिए और क्लीन होना चाहिए. सेवेंथ है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी. एट्थ डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ. वर्क से रिलेटेड और इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड. इकोनॉमी मैंने आपको बताया कि 3 एस्पेक्ट्स पे हैं. वो 3 एस्पेक्ट्स क्या क्या है? इन्वायरमेंट, इकोनॉमी एंड सोसाइटी. तो ये तुम्हारा नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ, ये क्या है? ये सब सोसाइटी से रिलेटेड है. क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर, अफोर्डेबल एंड, अब यहाँ पे देखिए अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, तो ये क्या है? ये आपके इन्वायरमेंट से रिलेटेड है. इनइक्वालिटीज़ ना हो, ये सोसाइटी से रिलेटेड है. इंडस्ट्री एंड इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़. ओके. रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन. ये जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 13. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. क्लाइमेट एक्शन से रिलेटेड. फिर लाइफ बिलो वाटर, मतलब जो मेरीन लाइफ्स हैं उनको कैसे, उनके लिए क्या इनिशिएटिव्स लेने चाहिए ताकि उनको सेव किया जा सके. जो लाइफ लैंड पे है, और
पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, लास्ट जो है वो पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। तो ये टोटल 17 गोल्स हैं, इनको आप लोग ध्यान से लर्न कर लीजिएगा। कभी कभी गोल्स और उनके नंबर्स और उस पर्टिकुलर, जैसे गोल नंबर 9 कौन सा है, गोल नंबर 6 कौन सा है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। सो ये गोल्स अच्छे से आपको लर्न होने चाहिए ना। अब हम लोग देखते हैं कि क्या वेरियस गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लिए गए हैं इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के रिकॉर्डिंग, क्योंकि ये जो गोल्स थे, जो 17 गोल, ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किए हैं। तो इंडिया के लेवल पे इंडिया जो है क्या इनिशिएटिव लिया है इन गोल्स को फुलफिल करने के लिए। तो देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स 2.0, इसके अकॉर्डिंग क्या है कि मॉनिटरिंग गोल है, जिसमें कि 16 गोल्स को कवर करेंगे और इसके अंदर जो है टोटल 100 इंडिकेटर्स हैं। फिर प्रधानमंत्री अमृत योजना, ये क्या है, PMA प्रधानमंत्री आवास योजना, अर्बन के लिए हाउसिंग प्रोवाइड करना अर्बन लोगों को। तो इस इनिशिएटिव के अंदर 1.12 करोड़ के अफोर्डेबल पक्का हाउसेज 2022 तक की देने थे, ये गोल था। और इस गोल को गवर्नमेंट जो है ये क्लेम करता है कि उन्होंने कंप्लीट किया है इस गोल को। ठीक है, कि 1.12 करोड़ अफोर्डेबल पक्का हाउसेज, जो अफोर्डेबल मतलब चीप पक्के हाउसेस जो होते हैं वो सबको पहुंचाना अर्बन एरियाज में। इसी तरह ये रूरल एरिया के लिए भी आवास योजना जो थी, पूरी अर्बन के लिए भी थी और रूरल के लिए भी थी। फिर अमृत क्या है, अटल मिशन फॉर रीजनरेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ये अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये पर्टिकुलर स्कीम की गई। अपग्रेडिंग अर्बन सेंटर्स को अपग्रेड करने के लिए वहाँ पे वाटर एंड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए जो है ये वाली स्कीम लाई गई। ठीक है, आप चाहें तो इन सब का फुल फॉर्म देख सकते हैं ज़रूर, और इसमें मैंने इंक्लूड नहीं किया है। ठीक है, अमृत मीन्स व्हाट, अटल मिशन फॉर रीजनरेशन, अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अर्बन एरियाज को ट्रांसफॉर्म करने के लिए ये स्कीम लाई गई। ठीक है, फिर स्वच्छ भारत मिशन आया अर्बन, तो ये सैनिटेशन से रिलेटेड था। जो सिटीज़ हैं उनको ओपन डेफिकेशन फ्री बनाया जाए, लोग जो हैं वो बंद में डेफिकेट करें, और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए ये था। फिर स्मार्ट सिटीज़ मिशन, ये भी अर्बन टेक्नोलॉजी के लिए, ये 2015 में स्मार्ट सिटीज़ मिशन लॉन्च किया गया टू क्रिएट टेक्नोलॉजिकली एडवांस हाई ग्रोथ सेंटर्स बनाए जा सके। आयुष्मान भारत, ये हेल्थ केयर से रिलेटेड, क्योंकि अभी हम लोगों ने ऊपर 17 जो गोल्स देखे उसमें ये देखे कि कुछ हेल्थ से रिलेटेड थे, कुछ सैनिटेशन से रिलेटेड थे, कुछ सोसाइटी से रिलेटेड थे। तो उन पर्टिकुलर गोल्स को फुलफिल करने के लिए इंडिया लेवल में गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए वो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आयुष्मान भारत, जिसमें कि 10 करोड़ फैमिलीज़ को जो है वो 5 लाख का हर साल एक कवर प्रोवाइड किया जाएगा, इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगा फॉर हॉस्पिटलाइजेशन। फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन, जिसमें कि जेंडर इनइक्वालिटी से रिलेटेड या रिड्यूस करना जो इनइक्वालिटीज़ थे उससे रिलेटेड जो गोल था, गोल नंबर 5 जेंडर इक्वालिटी और गोल नंबर 10 रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी। सो उसके तहत गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव लिया बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, ये सोशल वेलफेयर पे फोकस करने के लिए, और ये भी 2015 में लॉन्च हुआ था। सेक्स सेलेक्टिव जो अबॉर्शंस होते हैं और जो चाइल्ड सेक्स रेशियो डिक्लाइन हो रहा है उसको, उस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए ये पर्टिकुलर मिशन स्टार्ट किया गया। फिर नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, इन्वायरमेंट से रिलेटेड कि क्लीन एयर होनी चाहिए। सो ये कब लॉन्च हुआ, 2019 में लॉन्च हुआ, एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। सो आई होप आपको ये सारे जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स लिए गए, जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स थे, उन गोल्स को फुलफिल करने के लिए ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, और भी इनिशिएटिव्स हैं बट जो कुछ खास प्राइम थे, जो मेन थे, वो मैंने इंक्लूड किया है। और जैसे कुछ बच्चों का ये भी डाउट है कि मैम ये लेक्चर्स देखने के बाद कुछ फैक्चुअल जो डेटा मिल रहा है उसको हम नहीं कर पा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, तो उनके लिए मैं ये बोलूँगी कि आप जो हैं
इन लेक्चर से एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकते हैं, और ये आपका बेस मजबूत करने के लिए ये लेक्चर्स इम्पॉर्टेंट है। लेकिन इतना ज़्यादा फैक्ट्स है, ये सारे फैक्ट्स इन लेक्चर में कवर करना पॉसिबल नहीं है। सो उसी के लिए मैं आपसे बार बार बोल रही हूँ कि इन लेक्चर्स को देखने के बाद आप लास्ट 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाएं। उससे वहाँ पे कुछ अगर आपको नया जो फैक्ट्स मिलते हैं उनको वहाँ पे लर्न करिए, वहीं पे आप समझिए, ताकि आपको एक कंप्लीट जो है बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी हो जाए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी जो न्यू क्वेश्चंस मिले हैं उनकी भी अंडरस्टैंडिंग हो जाए और आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी उससे। ठीक है, फिर अब हम लोग देखते हैं कि पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट क्या होता है। So these policies focus on citizen engagement and leveraging technology ICT for better service delivery. बेटर सर्विस डिलीवरी के लिए सिटीज़न का पार्टिसिपेशन करना भी ज़रूरी है। सिटीजन्स की जो डिमांड्स हैं, उनकी नीड्स हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनको समझना भी ज़रूरी है। तो सिटीज़न इसी को बोलते हैं पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट। पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट जो हो उसमें सिटीज़न का भी पार्टिसिपेशन हो ताकि बेटर वे से डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, इसके जो है कुछ स्पेक्ट्रम्स हैं कि उनको इन्फॉर्म करें, फिर कंसल्ट करें, उन लोग सिटीजन्स को इन्वॉल्व करा जाए, उन्हें कोलैबोरेट किया जाए और फिर उन्हें एम्पावर किया जाए। उनकी नीड्स को, उनकी प्रॉब्लम्स को जानने के बाद उनको एम्पावर करना ज़रूरी है। अब हम लोग कुछ ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म्स देखते हैं जिसमें कि सिटीजन्स भी पार्टिसिपेट करते हैं, सिटीजन्स का भी इंगेजमेंट होता है, जैसे कि mygov.in। ये जो है इस प्लेटफॉर्म में सिटीजन का इंगेजमेंट होता है डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, इनोवेटिव प्लेटफॉर्म है फॉर सिटीजन इंगेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। आरटीआई एक्ट, इसमें क्या है कि लोगों के पास अधिकार है जानने का, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 में ये एक्ट आया था। ठीक है, सो इसमें क्या है कि ये भी इस सिटीजन को एक तरह से, मैंने क्या बताया कि पार्टिसिपेटिव डेवलपमेंट होना ज़रूरी है, मीन सिटीजन का पार्टिसिपेशन होना ज़रूरी है। तो उस पार्टिसिपेशन के लिए ये कौन से ऐसे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स थे उन सबको हम लोग पढ़ रहे हैं। सो आरटीआई एक्ट जो था वो इससे सिटीजन पार्टिसिपेशन थ्रू ट्रांसपेरेंसी। सेकेंड, द थर्ड था वो डिजी लॉकर। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है डिजी लॉकर, डिजिटल, जिसमें कि क्या है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको हम डिजिटल फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं फॉर वेरिफिकेशन एंड स्टोरेज। फिर नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल जो है, उस पोर्टल में एक ये वन स्टॉप सोल्यूशन है सभी स्टूडेंट एप्लीकेशन के लिए, जिनको भी स्कॉलरशिप चाहिए। प्रगति, ये क्या था, ये 2015 में प्रगति लॉन्च हुआ था, ये प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन के लिए। ई क्रांति, ये भी इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव है जिसमें कि नेशनल ई गवर्नेंस प्लान 2.1 है, ये डिजिटल इंडिया का ही पिलर है। तो ये कुछ ई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म्स हैं या हम कह सकते हैं कि ई गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि जो ई गवर्नेंस इंटरेक्शंस होते हैं वो कितने तरह के हो सकते हैं। तो 4 तरीके के हैं, गवर्नमेंट का गवर्नमेंट से इंटरेक्शन, फिर गवर्नमेंट का सिटीजन से इंटरेक्शन, गवर्नमेंट का बिजनेसेस से इंटरेक्शन और गवर्नमेंट का एम्प्लॉय से इंटरेक्शंस। ओके, सो ये कई तरीके के इंटरेक्शंस होते हैं। अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करने के बाद जो बॉडी आई वो है नीति आयोग। इस नीति आयोग को हम लोगों को पढ़ना ज़रूरी है, यहाँ से भी कभी कदार क्वेश्चन आते हैं। नीति आयोग क्या है, ये नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये जो नीति आयोग थी इसने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था। इससे पहले जो इंडिया में जो प्लानिंग होती थी सेंट्रल लेवल पे, वो प्लानिंग कमीशन करती थी, लेकिन प्लानिंग कमीशन को 1 जनवरी 2015 में किसने रिप्लेस किया, इस पर्टिकुलर आयोग ने, नीति आयोग ने। और ये नीति आयोग किस चीज़ को अडॉप्ट करता है, बॉटम अप अप्रोच को अडॉप्ट करता है। मतलब बॉटम अप अप्रोच मीन्स वॉज कि जो नीचे सबसे सिटीजन लेवल पे जो प्रॉब्लम्स है उनको समझते हुए धीरे धीरे उनकी प्रॉब्लम्स को ऊपर तक पहुंचाना और उसे सॉल्व करना। सो और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे बहुत फोकस करता है। ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस चीज़ पे फोकस करता है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। अब हम अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो ना ही ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ना ही ये स्टैटूटरी बॉडी है, ये एक थिंक टैंक है जो कि कैबिनेट रेजोल्यूशन से क्रिएट हुआ है। इसका चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर है, इसके वाइस चेयरपर्सन जो है वो प्राइम मिनिस्टर चूज करते हैं। गवर्निंग काउंसिल्स में इसमें कौन कौन आता है, सभी स्टेट्स के
चीफ मिनिस्टर्स और यूनियन टेरेटरीज के ल्यूटेंट गवर्नर्स जो होते हैं वो सब इसके गवर्निंग काउंसिल्स हैं। तो नीति आयोग बहुत ही पावरफुल एजेंसी है, और क्योंकि बहुत ही पावरफुल आयोग है क्योंकि इसमें हेड प्राइम मिनिस्टर हैं और इसके जो मेंबर्स हैं, जो काउंसिल मेंबर्स हैं, वो सीएम्स हैं। ठीक है, अब नीति आयोग के बहुत मेजर इनिशिएटिव्स क्या थे? तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडिया इंडेक्स आता है उसको ट्रैक करता है। वहाँ नीति आयोग जो है उसकी सस्टेनेबिलिटी को, जो ये इंडेक्स जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडिया इंडेक्स आता है, इंडिया के लिए जो इंडेक्स है उसको ट्रैक करता है। फिर कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स है, वाटर सिक्योरिटी पे भी फोकस करता है नीति आयोग। अटल इनोवेशन मिशन जो था, जिसमें कि एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए ये मिशन था, तो इस मिशन का जो है ये भी मॉनिटर करता है नीति आयोग। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो प्रोग्राम है वो नीति आयोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, जो कि टारगेट डिस्ट्रिक्ट्स विद पुअर सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स थ्रू लोकल एक्सपेरिमेंटेशन एंड डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट। सो उन डिस्ट्रिक्ट को टारगेट करना जहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बहुत ही पुअर हैं, तो उन डिस्ट्रिक्ट्स में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम आया था। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट और ये जो है लिस्टेड रिपोर्ट भी है, स्ट्रैटेजी फॉर न्यू इंडिया एट 75। तो ये रिपोर्ट 2022 के लिए थी कि जिसमें कि 75 ईयर्स जब कंप्लीट हुए थे, तो उसके 75 ईयर्स कंप्लीट होने के लिए क्या क्या गोल था, एक रोड मैप था कि कैसे नेशनल डेवलपमेंट किया जा सके। अब हम कुछ हिस्टोरिकल टाइमलाइंस को देखते हैं। सो 1970 में डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स जो है उसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट में ई गवर्नेंस को इनकॉर्पोरेट करना एक बहुत ही मेजर स्टेप था। सो डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो 1970s में इस्टेब्लिश हुआ। 1977 में नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स NIC इस्टेब्लिश किया गया। ये सेंटर इसलिए था, ये भी इलेक्ट्रॉनिकली डाटा को सेव करने के लिए। 1987 में NIC नेट का लॉन्च हुआ, जो कि नेशनल सैटेलाइट बेस्ड कंप्यूटर नेटवर्क था। फिर 2006 में नेशनल ई गवर्नेंस प्लान्स को अप्रूव किया गया, जिसमें कि अंडर 31 मिशन मोड्स प्रोजेक्ट्स थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। आई होप आपको ये चीज़ क्लियरली समझ में आई होगी। अब इसके बाद 2 चैप्टर बचते हैं, उसको भी मैं जो है इंक्लूड करूँगी, पर बहुत ज़्यादा उसमें फैक्चुअल डेटा है, तो उसको जो है हम लोग जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो वहाँ से और जो अगर नया कुछ मिलेगा वहाँ पे हम लोग इसको देखेंगे, क्योंकि सब कुछ इन लेक्चर्स में इंक्लूड करना पॉसिबल नहीं है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।